हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में आप लोग जानेंगे एसिडिक स्ट्रेंथ होता क्या है एंड स्पेसिफिकली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो एसिड्स होते हैं दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड, उनकी एसिडिक स्ट्रेंथ किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है और कैसे उन्हें कंपेयर किया जाता है। आइए सबसे पहले जानते हैं कंसेप्ट ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। आई होप आपने पहले ये कंसेप्ट्स पढ़ रखे हैं, है ना। एक वीडियो आपने आई होप देखा होगा जिसमें अपन ने आर्नियस एसिड, आर्नियस बेस, ब्रॉन्स्टेड एसिड, ब्रॉन्स्टेड बेस एंड लुईस एसिड, लुईस बेस हमने पढ़ रखा है ना। तो उन्हीं में से हम किसी एक कंसेप्ट का यूज करेंगे, है ना। तो सबसे पहले आइए हम जानते हैं कि इस कंसेप्ट में, कंसेप्ट ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ में, एक स्ट्रॉन्ग एसिड किसे बोला जाता है ना। और ये के ए क्या होता है एंड व्हाट इज पी के ए वैल्यू। ओके, सो लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ अ कार्बोक्सिलिक एसिड। ये एसिड हमने लिया है एसिटिक एसिड, CH3C डबल बॉन्ड OH। अब होगा क्या, एक्वस सॉल्यूशन में यानी पानी की प्रेजेंस में, वाटर की प्रेजेंस में व्हाट विल हैपन, ये जो एसिड होगा ये अपने H प्लस को लूज करेगा और ये H प्लस ये वाटर एक्सेप्ट करेगा, यानी दिस वाटर विल एक्ट एज अ बेस। ये बेस इसके H प्लस को एक्सेप्ट करेगा और जब यहां से H प्लस निकलेगा तो यहां बन जाएगा CH3C डबल बॉन्ड O पे माइनस, है ना। जैसे ही H2O H प्लस को एक्सेप्ट करेगा तो ऐसे केस में साथ में बनेगा H3O प्लस, ठीक है। तो ये प्रोसेस होता है किसी भी एसिड का सॉल्यूशन में। कोई भी एसिड लेंगे वो H प्लस लूज करेगा और पानी H प्लस को एक्सेप्ट करेगा। अब ये जो एनायन बना उस पर्टिकुलर एसिड से, ये जो एनायन बना इस पर्टिकुलर एसिड से, इस एनायन को बोलते हैं उस एसिड का कॉन्जुगेट बेस। सो व्हाट इज कॉन्जुगेट बेस स्टूडेंट्स? कॉन्जुगेट बेस एक ऐसी स्पीसी होती है जो एसिड में से H प्लस निकालने से बनती है ना। तो ये कॉन्जुगेट बेस बना। अब K की बात करते हैं। K इज एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट, ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है इसके लिए, है ना। तो एसिड यहाँ पे डिसोसिएट हुआ, आपस में एक दूसरे से दूर हुए इसके जो एटम्स थे, है ना, डिसोसिएशन हुआ। तो K इज एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो इसके न्यूमरेटर में क्या क्या आएगा आप समझ सकते हैं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CH3COO माइनस, एक तो ये आएगा और एक कॉन्सेंट्रेशन आएगा H3O प्लस का, ठीक है। उसके बाद नीचे कॉन्सेंट्रेशन किसका आएगा, CH3COOH का। वाटर यहाँ एक्सेस में है तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन को हम क्या मानते हैं, यूनिटी मानते हैं। अब देखिए स्ट्रॉन्ग एसिड कौन कहलाता है? स्ट्रॉन्ग एसिड वो कहलाता है जिसमें H प्लस ज्यादा रिलीज होता है, यानी वो एसिड जो H प्लस ज्यादा रिलीज करेगा उसको स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाएगा। अब देखिए सॉल्यूशन में जितना H प्लस होगा उतना ही कॉन्जुगेट बेस का कॉन्सेंट्रेशन भी होगा। इसका मतलब क्या है, जितना ज्यादा H3O प्लस उतना ज्यादा कॉन्जुगेट बेस, एंड वाइसी वर्सा इज ऑल्सो ट्रू। यानी H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन को हम कॉन्जुगेट बेस से रिलेट कर सकते हैं। इसका मतलब जितना ज्यादा कॉन्जुगेट बेस होगा उतना ज्यादा H प्लस होगा। अब देखिए इन टर्म्स को देखिए, ये H प्लस यानी H3O प्लस जितना ज्यादा होगा, कॉन्जुगेट बेस जितना ज्यादा होगा उतना न्यूमरेटर वाली वैल्यू ज्यादा होगी। न्यूमरेटर वाली वैल्यू जितनी ज्यादा होगी K की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, हाई होगी। यानी आपने जाना कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं उसमें K की वैल्यू क्या होती है, हाई होती है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड में H प्लस क्या बनेगा, ज्यादा बनेगा। H प्लस ज्यादा बनेगा तो कॉन्जुगेट बेस भी क्या बनेगा, ज्यादा बनेगा। न्यूमरेटर की वैल्यू ज्यादा होगी तो K की वैल्यू भी क्या होगी, हाई होगी, ठीक है। अब बात करते हैं पीके की, का मतलब क्या होता है। तो पीके देखिए क्या होता है, इट इज माइनस लॉग ऑफ के ए, है ना। तो लेट अस से K1 जो है इसकी वैल्यू 10 की पावर माइनस 7 है। तो इसमें अगर हम पीके निकालते हैं तो ऐसे केस में वैल्यू कितनी आएगी, दैट वैल्यू विल बी 7, है ना। आप आई होप इसको निकाल सकते हैं। लेट अस से K2 की वैल्यू निकालते हैं, 10 की पावर माइनस 9 मान लेते हैं ना इसको। और इसमें अगर PK2 अपने को निकालना होगा तो स्टूडेंट्स वैल्यू कितनी आएगी, 9। अब एक बात बताइए, K1 और K2 में कौन बड़ा नंबर है, विच इज बिगर नंबर, 10 की पावर माइनस 7 बड़ा है या 10 की पावर माइनस 9 बड़ा है? तो अगर आप ध्यान दें तो 10 की पावर माइनस 7 इज बिगर देन 10 की पावर माइनस 9, है ना। लेकिन अगर पीके की बात करें तो PK2 और PK1 में बड़ा कौन है, PK2। तो आपने देखा कि इसकी K वैल्यू ज्यादा होती है, उसकी PK वैल्यू क्या होती है, कम होती है ना। तो ओवरऑल आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जानी है कि एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू K एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू pKa।
है ना। और एक और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात है मैं जो साथ साथ बताना चाहूंगा, कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी पे एसिडिक स्ट्रेंथ बहुत निर्भर करता है। स्टेबल द कॉन्जुगेट बेस, ये कॉन्जुगेट बेस जितना स्टेबल होगा उतना ही ये ज्यादा बनेगा, और अगर ये ज्यादा बनेगा तो H प्लस भी ज्यादा रिलीज होगा, है ना। तो स्टेबल द कॉन्जुगेट बेस, more will be the concentration of conjugate base as well as more is the concentration of H plus. So numerator will increase, K value will increase and pK value will decrease, है ना। तो इस बात को आप पॉज करके दोबारा से आप रिपीट करके देख सकते हैं, है ना। तो एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है ये वाली, है ना। तो इस वजह से पूरे टेबल को ही आपको कुछ पूरे को ध्यान रखना है, पर ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस। पूरा हमारा एसिड बेस कंसेप्ट इसी पे निर्भर करेगा, है ना। हम कैसे करेंगे इसके क्वेश्चंस आइए देखते हैं। तो अब इन सब क्वेश्चंस में हमें एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करना है। लेट अस कंपेयर द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ CH4, H2O एंड HF, है ना। अब इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ अगर अपने को कंपेयर करना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनके कॉन्जुगेट बेस बनाएंगे, यानी इनमें से H प्लस को रिलीज करेंगे। CH4 में से H प्लस रिलीज करने के बाद CH3 नेगेटिव बनता है, H2O में से H प्लस निकलने के बाद OH नेगेटिव बनता है, और HF में से H निकालने के बाद F नेगेटिव बनता है। ये इन सब में कॉन्जुगेट बेसिस है। अगर आप ध्यान दें तो C नेगेटिव में, O नेगेटिव में और F नेगेटिव में सबसे स्टेबल होगा F नेगेटिव, फिर होगा O नेगेटिव और फिर होगा C नेगेटिव। जितना स्टेबल कॉन्जुगेट बेस होगा H प्लस रिलीज करना उतना ही क्या होगा, आसान होगा, उतना ही ज्यादा H प्लस रिलीज होगा। यानी एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या हुआ, दिस इज द ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, HF ग्रेटर देन H2O ग्रेटर देन CH4। आइए देखते हैं अगला एग्जाम्पल। Let us compare the acidic strength of HF, hydrogen chloride, hydrogen bromide and hydrogen iodide। आइए इनके कॉन्जुगेट बेस बनाते हैं। पहले केस में बनेगा कॉन्जुगेट बेस F माइनस, इन द सेकेंड वन इट इज Cl माइनस, इन थर्ड केस इट इज Br माइनस, इन द फोर्थ केस इट इज I माइनस। अब देखिए इन सब में जो डोमिनेटिंग फैक्टर होगा स्टेबिलिटी कंपेयर करने का वो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी नहीं है। डाउन द ग्रुप हम लोग क्या देखेंगे, हम साइज को देखेंगे, क्योंकि साइज इसमें डोमिनेटिंग फैक्टर है। अगर आपको डोमिनेटिंग फैक्टर नहीं पता है तो ऐसे केस में आप क्वेश्चंस को गलत सॉल्व कर लेंगे। यानी अगर यहाँ पे आप इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी देखो तो उस बेसिस पे F की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी, तो आपको लगेगा नेगेटिव चार्ज यहाँ सबसे स्टेबल है, पर एक्चुअल में नेगेटिव चार्ज I पे सबसे ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि I का साइज सबसे बड़ा है, F का साइज सबसे छोटा है। जितना साइज बड़ा होगा उस पूरी बॉल पे, स्फेरिकल बॉल पे नेगेटिव चार्ज क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्मली अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, और जितना अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट होगा उतनी स्टेबिलिटी इसकी क्या होगी, ज्यादा होगी, है ना। तो आपने देखा ये स्टेबिलिटी ऑर्डर होता है किसका, कॉन्जुगेट बेसिस का। हेंस दिस विल आल्सो बी द ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। आइए अब देखते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स में क्या होता है। तो देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड की अगर बात करें तो कार्बोक्सिलिक एसिड कुछ इस जनरल फॉर्मूले के होते हैं। दिस इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। इसमें से अगर मैं H प्लस को रिमूव करता हूं तो मैं इस चीज को पाऊंगा, यहां मुझे मिलेगा RC डबल बॉन्ड O माइनस, ठीक है। ये कॉन्जुगेट बेस है ना। अब इस कॉन्जुगेट बेस को स्टेबलाइज करने के लिए यहाँ कैसा ग्रुप होना चाहिए, अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप लग जाए तो वो नेगेटिव चार्ज को क्या करेगा, डिक्रीज करेगा और यहाँ स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा। यानी इफ दिस R ग्रुप इज शोइंग -I -M, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है तो वो एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। लेकिन अगर यहाँ पे R की जगह पे ऐसा ग्रुप लगा है जो शो कर रहा है +I और +M, तो ऐसे केस में एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, है ना। क्योंकि अगर वो +I +M शो कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन देके वो नेगेटिव चार्ज को और भी नेगेटिव बनाएगा और वो नुकसान करेगा, और अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप लगा है तो वो बेनिफिट करेगा। आइए देखते हैं इसका डायरेक्ट एग्जाम्पल। लेट अस टेक दिस एग्जाम्पल। यहाँ पे हमने लिया MeCOOH, ये एसिटिक एसिड। लेट अस से हमने एक बार लिया EtC डबल बॉन्ड OH। अब इन दोनों की एसिडिक स्ट्रेंथ हमें कंपेयर करनी है। तो सबसे पहले इसमें से मैं H प्लस रिलीज करूंगा जिससे मुझे मिलेगा MeCO नेगेटिव, और यहाँ पे अगर मैं H प्लस रिलीज करूंगा तो यहाँ मिलेगा EtC डबल बॉन्ड O नेगेटिव।
अब देखिए Me और Et में से Et का प्लस आई इफेक्ट क्या होगा, ज्यादा होगा, जिस कारण नेगेटिव चार्ज ज्यादा डिस्टेबलाइज होगा। Me से डिस्टेबलाइज करेगा पर इथाइल नीचे वाले को ज्यादा डिस्टेबलाइज करेगा। तो फर्स्ट और सेकंड एसिड के कॉन्जुगेट बेस में ऊपर वाला ज्यादा स्टेबल होने के कारण एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर भी यही आएगा। आइए देखते हैं अगला एग्जाम्पल विच इज अ वेरी कॉमन एग्जाम्पल। लेट अस टेक दीज टाइप ऑफ एसिड्स। ऐसे कुछ एसिड्स हम लेते हैं, इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ अपने को कंपेयर करना है। अब इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ अगर अपने को कंपेयर करनी है तो आप खुद सोचिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनके H+ को रिलीज करेंगे। H+ को जैसे ही हम रिलीज करेंगे यहाँ बनेगा O नेगेटिव। सिमिलरली यहाँ पे भी जब H+ को रिलीज करेंगे तो यहाँ बनेगा O नेगेटिव, है ना। सब में एग्जैक्टली ऐसा ही होगा, पर फर्क देखिए इन तीनों में किस चीज़ का है। फर्क है ये सब्स्टिट्यूएंट्स का। ये इथाइल है, यहाँ आइसोप्रोपाइल है और यहाँ टर्शरी ब्यूटाइल है। इसमें सभी के सभी इस नेगेटिव चार्ज को प्लस आई दे के नुकसान करेंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा नुकसान कौन करेगा, टर्शरी ब्यूटाइल करेगा, और सबसे कम नुकसान कौन करेगा, इथाइल करेगा। तो ऐसे केस में दिस विल बी द ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। आइए देखते हैं अगला एग्जाम्पल। अगले एग्जाम्पल में वी हैव दिस थिंग, हमारे पास वही कार्बोक्सिलिक एसिड है। पहले एसिड में एक क्लोरीन है, अगले एसिड में 2 क्लोरीन हमने लिया, and in the last acid we have taken 2 fluorine। अब देखिए इस केस में अब बार बार आप कॉन्जुगेट बेस ना बनाए तो भी चलेगा, आपको पता है कि आपको करना क्या है। आप इसमें ओवरऑल ध्यान देंगे कि यहाँ 1 Cl लगा है, यहाँ 2 Cl लगे हैं और यहाँ 2 फ्लोरीन लगे हैं। अब ये क्लोरीन जो होता है इट शो स्ट्रॉन्ग माइनस आई इफेक्ट। 2 क्लोरीन का माइनस आई कुल मिला के 1 से लगभग डबल हो जाएगा, और फ्लोरीन का माइनस आई तो और भी क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। माइनस आई वाले ग्रुप क्या करते हैं, एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं। तो इसलिए यहाँ पे एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या आएगा, C ग्रेटर देन B ग्रेटर देन A। आइए देखते हैं अगले एग्जाम्पल को। इस अगले एग्जाम्पल में देखिए, इस अगले एग्जाम्पल में हमने क्या लिया, फिर से कार्बोक्सिलिक एसिड लिया। अब डिफरेंस देखिए दोनों में किस चीज़ का है। एक में ग्रुप लिया है हमने CCl3 और दूसरे में हमने ग्रुप लिया है CF3। CCl3 और CF3 में CF3 का माइनस आई जो होगा वो CCl3 से काफ़ी ज़्यादा होगा, जिस कारण ये कॉन्जुगेट बेस को ज़्यादा स्टेबलाइज करेगा और एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा बढ़ जाएगी। आइए अब कुछ एग्जाम्पल हम देख लेते हैं बेंजीन डेरिवेटिव्स के। इस एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल से ही आपको सारे फंडे क्लियर हो जाएंगे, है ना। जैसे मान लो सबसे पहला केस हमने लिया सिंपली बेंजोइक एसिड का। अगले केस में हमने बेंजोइक एसिड के ऊपर लगा दिया है मिथाइल, है ना। इससे जो एसिड बनेगा इसको बोलते हैं पैराटोलुइक एसिड, इट इज p-टोलुइक एसिड, ठीक है। इन द नेक्स्ट एग्जाम्पल वी हैव टेकन व्हाट, हमने क्या लिया है, हमने लिया है यहाँ तो कार्बोक्सिलिक एसिड ही लिया है, बट इससे यहाँ पे लिया है NO2 ग्रुप, ठीक है। ये हो जाएगा पैरानाइट्रोबेंजोइक एसिड। तो ओवरऑल अगर बात करें, यहाँ पे बेंजीन इधर भी है, बेंजीन इधर भी है, बेंजीन इधर भी है। जो इनमें कॉमन चीज़ें हैं उनको आपको फोकस नहीं करना है, आपको फोकस करना है उन चीज़ों पे जो इनमें डिफरेंस है। तो आपने देखा एक तरफ मिथाइल है और एक तरफ NO2 है। मिथाइल शो करता है प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन एंड प्लस इंडक्टिव, यानी इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। NO2 शो करता है -M एज वेल एज -I। और ये आप सभी को पता है कि जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करते हैं, इलेक्ट्रॉन खींचते हैं, वो एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं वो एसिडिक स्ट्रेंथ को घटाते हैं, है ना। तो ऐसे केस में A, B और C में सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड रहेगा C, फिर रहेगा A, और B इसमें क्या होगा, लोवेस्ट, क्योंकि B में ऐसे ग्रुप लगे हैं जो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, डोनेट कर रहे हैं। ओके गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।